हेलो। हाय स्वाति। क्या हाल चाल है? बस एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा सुनिए, एक बात बताइए, ये एसी की आवाज बहुत ज्यादा बॉदर तो नहीं कर रही है? नहीं, मुझे तो इनफैक्ट आ ही नहीं रही है। अच्छा चलो फिर तो ठीक है। चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं आज का शो। और मैंने कुछ सवाल पहले से आज निकाल के रखे हैं हर्ष, आपके पास मैंने भेज दिए थे और वहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहला सवाल जो होगा वो स्मॉल कैप फंड से जुड़ा हुआ है। तीन वजह हैं, एक तो दो सवाल बड़े इंटरेस्टिंग आए हैं स्मॉल कैप में जुड़े हुए, और तीसरी वजह ये कि आज स्मॉल कैप आई थिंक अपने ऑल टाइम हाई को टच करके थोड़ा सा नीचे बंद हुआ है हालांकि, और बीते एक साल में नहीं लेकिन ईयर टू डेट इसकी चाल देखिए तो करीब 35% तक की रफ्तार अपवर्ड इसमें देखने को मिली है। तो लोगों में जो सवाल है वो जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी, और ये रहा पहला सवाल इस स्मॉल कैप से जुड़ा हुआ। और सवाल है संदीप जी का, ये है इनका कि एसबीआई स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हैं और अभी 36% से ऊपर के आसपास का मुनाफा दिख रहा है। क्या मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हें कहीं से ये सुनाई दिया था कि जब भी इसमें प्रॉफिट हो स्मॉल कैप फंड में निवेश का तो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है हर्ष कि जो जितने भी 15-20 फंड अवेलेबल हैं बाजार में इस वक्त, एक साल का रिटर्न का रेंज आपने चेक किया है कितना है उसका? नहीं, आई थिंक टॉप परफॉर्मिंग फंड्स जो हैं उनका 35 एंड अबव है। 1 ईयर रिटर्न डायरेक्ट प्लान का आई जस्ट चेक 5 मिनट्स अगो, 87.98% से 198.46%। सो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ये एक कंफ्यूजन जो है, ये उलझन मुनाफा वसूली करें या नहीं, क्या सलाह देंगे आप संदीप को? सो वेल स्वाति, आपने सही कहा कि आज जो था, अगर हम बात करें 7 जून की, तो स्मॉल कैप बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो ऑल टाइम हाई को टच किया, विच इज अबाउट 24,600 समथिंग। और उसका अगर हम पी मल्टीपल देखें तो करीबन 53 टाइम्स जो ईपीएस का जो अर्निंग्स है उसकी 53 टाइम्स पीई पे ट्रेड कर रहा है। जो हम लार्ज कैप देखेंगे, लार्ज कैप पे करीबन अबाउट 30 से 32 की रेंज में है। तो मेरा सिर्फ कहना इतना है कि यू नो एक एक चीज उन्होंने बोली थी कि इनसे किसी ने कहा था कि आप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। सो आई डोंट थिंक वो बात सही है। ऐसा नहीं है कि आपको स्मॉल कैप में अगर बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है उसमें से निकल जाए, उसमें ट्रेड नहीं करते। आपके फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट्स के सेम रहते हैं जो है लॉन्ग टर्म के। अगर आपने एलोकेशन सही तरीके से कर रखा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि क्योंकि इन्होंने जो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है वो सही समझ के नहीं किया है। एंड मैंने हमेशा से कहा है कि डेडिकेटेड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट ना करें। सो आई विल सजेस्ट कि अभी ये प्रॉफिट बुक कर लें। सो इट्स अ गुड थिंग, इनका 36% आसपास कुछ इन्हें रिटर्न मिल रहा है, सो नथिंग टू वरी। और ये इमीडिएटली स्विच करके ये लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप में आ जाए। तो इनका जो डर है और या जो इन्होंने समझ के स्मॉल कैप में किया था वो आगे जाते हुए अगर गिरता है मार्केट तो इन्हें कम से कम वो चीज से अफेक्ट नहीं होगा। एक बात बताएं, ये सवाल आज कम्युनिटी पोस्ट पे भी करण जी ने किया है कि अमूमन स्मॉल कैप में निवेश को के लिए रेकमेंड क्यों नहीं करते हैं एक्सपर्ट, जबकि रिटर्न जो है वो लार्ज कैप और मिड कैप की तुलना में कहीं ज्यादा बेहतर है। मुझे लगता है इन्होंने शॉर्ट टर्म रिटर्न देखा होगा जैसे हमने आज देखा एक साल का। और ये बात शायद निवेशक नहीं समझते हैं कि जब बाजार में तेजी होती है तो स्मॉल कैप की जो रफ्तार है बढ़ने की वो थोड़ी ज्यादा दिखती है हमें, लेकिन जब गिरावट होती है तो धड़ाम से यही गिरता है, और तब जो बेचैनी होती है वो निवेशक उस चीज को हैंडल नहीं कर पाता। एग्जैक्टली और एक चीज और मैं कहूंगा कि आप है ना कोई भी फंड हाउस का फैक्ट शीट जरूर उठा के देखें। आप अगर स्मॉल कैप में करना चाहते हैं, ऐसा कोई कोई बुरा एसेट क्लास नहीं है, कैटेगरी नहीं है कि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। सिर्फ ये है कि आप अगर एक लेमैन इन्वेस्टर हैं और आप मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं इक्विटी से पैसे कमाने के लिए, और उसमें आपने अगर पास्ट रिटर्न देख के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद आप गलती कर रहे हैं। अगर आप एक एजुकेटेड कॉल ले रहे हैं, आप ये समझते हैं कि मुझे स्मॉल कैप में करना है और उसका रिस्क मुझे लेना है, तब कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अमूमन हमने देखा है कि जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं जो जो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट या इंडस्ट्री से नहीं होते हैं, वो ये नहीं समझते। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर स्मॉल कैप में आपको इन्वेस्ट करना है, जो भी फंड आपने सिलेक्ट किया, जैसे इन्होंने एसबीआई स्मॉल कैप सिलेक्ट किया हुआ है, आप एसबीआई स्मॉल कैप की फैक्ट शीट देख लें। उसके अंदर जो कंपनीज में जिनमें उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है
अगर आप उन कंपनी से कंफर्टेबल हैं और आपको लगता है कि आगे जाते हुए अच्छी करेंगे तो बने रहें। लेकिन आप मैं अगर ये जो समझता हूँ कि अगर कोई लेमैन वो फैक्ट शीट देखेगा तो उसमें जो कंपनीज हैं उनमें शायद उनको आधे से ज्यादा नाम भी नहीं पता होंगे। तो ऐसे प्रोडक्ट में, ऐसी स्कीम में ना करें जिससे आप नहीं वाकिफ हैं। अगर वाकिफ है कोई हर्ज नहीं है। स्मॉल कैप पे मैं वापस आऊंगी। यहाँ पर एक वंश बोरा जी का सवाल है कि आरबीआई ने कहा है कि स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में बबल है। तो 30 साल पहले जो जापान स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था, क्या वैसा ही अभी इंडिया में भी देखने को मिल सकता है? कैन यू प्रेडिक्ट दैट? सो वेल, आरबीआई जैसी संस्था ने एक कमेंट किया है तो उसे लाइटली नहीं ले सकते। आई मीन इट इज नॉट अ पासिंग रिमार्क मेड बाय समबडी सिटिंग बिलो द स्टॉक एक्सचेंज। शेयर बाजार के नीचे बैठे हुए चाय पीते हुए किसी ने कमेंट नहीं किया है, ये आरबीआई ने कमेंट किया है। तो उसे हम नजरअंदाज तो डेफिनेटली नहीं कर सकते। अब आरबीआई किस पर्पज से बता रहा होगा कि एक है कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हम ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स देख रहे हैं, क्रेडिट ऑफटेक देख रहे हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। अगर उस लिहाज से हम मार्केट की वैल्यूएशन देखें तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। हाँ, आप और मैंने बहुत बार ये बात की है कि मार्केट वैल्यूएशन स्ट्रेच लग रही है, ये लिक्विडिटी ड्रिवन है कि पैसे आ रहे हैं, पीपल डोंट नो कि वो पैसों का करना क्या। रियल एस्टेट में कोई रिटर्न नहीं है, आपके फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह में रिटर्न नहीं मिल रहा है, तो आदमी पैसा इन्वेस्ट करे कहाँ? और इंटरनेशनल जो लिक्विडिटी भी है वो भी इमर्जिंग मार्केट्स में आ रही है, जो है इंडिया में आ रही है पैसे। तो ये लिक्विडिटी ड्रिवन है, सो ये डेफिनेटली वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। इसीलिए हम कहते हैं अभी रिटेल इन्वेस्टर क्या करे? रिटेल इन्वेस्टर को अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करते रहना पड़ेगा। आज की तारीख में अगर आपका इक्विटी पोर्टफोलियो बढ़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द मार्केट लेवल, आप इक्विटी थोड़ा बेच के डेट में इन्वेस्ट करें ताकि आप उसे अपना एसेट एलोकेशन रेशियो मेंटेन करके रखें। अगर आपने 60-40 से स्टार्ट किया था, जहाँ पे 60 इक्विटी है, 40 डेट है, और अगर इक्विटी वैल्यूएशन बढ़ गया है तो प्लीज आप, अगर 65% वेटेज हो गया तो 5% इक्विटी बेचें और डेट में करें। तो दैट इज द ओनली वे। तो अगर इनका जो सवाल था वो यही कि करें क्या, तो यही एक सोल्यूशन है जो आप आज की तारीख में कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अगला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं गोल्ड से जुड़ा हुआ। संदीप जी का ही सवाल है यहाँ पे। 2 साल से गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहा हूँ, अब एसजीबी में निवेश करना है। और आज गोल्ड से जुड़े हुए 2 सवाल हमारे पास आए हैं। एक सवाल मैं आगे बताऊंगी, लेकिन इनको पहले जवाब देते हैं कि क्या गोल्ड ईटीएफ बेचकर एसजीबी में निवेश करूं या फिर उसको छोड़ के अलग से एसजीबी में निवेश करना चाहिए? नहीं, इनफैक्ट ये चीज हमने पहले भी रेकमेंड किया और हमारे क्लाइंट्स को भी करवाया है। जब एसजीबी इतना पॉपुलर, आई मीन जब इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके पहले ईटीएफ खरीदा जाता था। तो जब एक अच्छा खासा क्वांटम बन गया तो आप ईटीएफ बेच दीजिए, और वही पैसे जब नेक्स्ट इशू अभी जुलाई में आएगा, या आप मार्केट से लेना चाहते हैं, मार्केट से एग्जिस्टिंग सीरीज की भी ले सकते हैं आप, लेकिन जुलाई में जब सीरीज आएगी आप ईटीएफ जरूर बेचें और एसजीबी में कन्वर्ट करवा लें, क्योंकि उसमें टैक्स एडवांटेजेस, मेच्योरिटी होल्ड करें बहुत ज्यादा है। आपको इंटरेस्ट जो है वो 2.5% सालाना आपको ब्याज मिलता है, जो ईटीएफ में नहीं मिलता। तो मोस्ट सर्टेनली ईटीएफ से रिडीम कर लें, आई मीन बेच दें और एसजीबी में इन्वेस्ट कर लें। अच्छा, ऐसा ही दूसरा सवाल जो आया था वो सिद्धार्थ जी का था कि वो एसजीबी में ऑलरेडी निवेश कर रहे थे, अब उनको उसमें नहीं करना। तो अब एसजीबी के बदले में गोल्ड निवेश का और बेहतर विकल्प क्या है? मेरे हिसाब से एसजीबी, मुझे लगता है अभी जितने भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं गोल्ड में निवेश करने के, उसमें सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन वही है। एब्सोल्युटली, कोई डिस्कशन ही नहीं है। आई डोंट थिंक उसके सामने और कोई ऑप्शन क्लोज भी आता है, मतलब पास में भी नहीं आता है। दो खाली पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि इन्होंने कोई एग्जिस्टिंग सीरीज ऑफ एसजीबी में इन्वेस्ट किया है, और अगर वो दूसरी सीरीज लेते हैं तो एक अलग इन्वेस्टमेंट, अलग मेच्योरिटी डेट आ जाती है, तब वो कह रहे हैं कि मुझे दूसरी सीरीज में नहीं जाना है। तो इनके पास एक ऑप्शन है, जो एग्जिस्टिंग सीरीज इनके पास है वही सीरीज की वो मार्केट से और यूनिट्स खरीद सकते हैं, तो उनकी मेच्योरिटी सब जाके एक साथ ही होगी। तो इन्हें वो नहीं होगा कि भाई एक पुरानी सीरीज है जो 3 साल में मेच्योर होने वाली है और दूसरी आज लेंगे तो 8 साल होगी। वो ऐसी बात नहीं रहेगी। वो एक ही सीरीज के यूनिट्स एडिशनली मार्केट से खरीद लें तो एक ही सीरीज में होगा। अगर कोई कारण है जो इन्हें एसजीबी नहीं खरीदना है, तो जो उसके क्लोजेस्ट आता है, अगर इनके पास डीमैट अकाउंट है और वो कंफर्टेबल है डीमैट में लेने के लिए, तो ईटीएफ एक ऑप्शन है। नहीं तो गोल्ड फंड है, जहाँ आप जो रकम कोई मल्टीपल भी नहीं होता, मिनिमम 1000 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको फ्रैक्शनल बेसिस पे भी आपको इन्वेस्टमेंट होता है। ईटीएफ करेंगे तो कम से कम एक यूनिट तो आपको लेना होगा। ओके,
अगला सवाल प्रशांत जी का लेते हैं। प्रशांत जी का सवाल ये रहा, अब ये चाहते हैं डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करना और ये जानना चाह रहे हैं कि एनआरई और एनआरओ अकाउंट के थ्रू कैसे करें। ये एक सवाल है और दूसरा सवाल मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। आज हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे ये सवाल आया था। लेट मी जस्ट फाइंड दैट क्वेश्चन क्विकली एंड आई विल रीड दैट टू यू। लालिमा सोनी जी का सवाल है, 2 साल पहले इन्होंने म्यूचुअल फंड पीपीएफ सुकन्या समृद्धि योजना में निवेश शुरू किया है और 1 साल पहले ये सिंगापुर शिफ्ट हो गई है और इनका स्टेटस चेंज हो गया है एनआरआई। तो अब इन्हें क्या करना चाहिए? जो एसआईपी चल रही थी क्या उसे कंटिन्यू करना होगा या रोक देना होगा और कैसे उसे हैंडल किया जाए? तो स्वाति, जो प्रशांत जी का सवाल था वो ये एक सी फेरर है, तो जी। इन्होंने बहुत स्पेसिफिकली पूछा है कि इन्हें अगर नया इन्वेस्टमेंट शुरू करना है हम्म। तो वो किस तरह से करें। तो पहली चीज है कि आपको अपना केवाईसी कराना होगा। हम्म। अब केवाईसी जब आप कराते हैं, बिकॉज यूर अ सी फेरर, हो सकता है कि आपका ओवरसीज एड्रेस नहीं है आपके पास, क्योंकि आप कहीं ओवरसीज नहीं है, आप अपनी शिप पे हैं। हम्म। सो आपको लेकिन केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए वो मैं आप बता सकता हूँ। पैन कार्ड की कॉपी आपको ऑब्वियसली चाहिएगी, आधार कार्ड जो है आपका चाहिएगा, ओवरसीज एड्रेस प्रूफ चाहिएगा। अगर आपके पास ओवरसीज एड्रेस प्रूफ नहीं है तो एक और डॉक्यूमेंट जो चाहिए होता है वो है सीडीसी, जो आपका कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। उसमें जो एड्रेस है, हो सकता है आपका इंडिया का ही एड्रेस हो तो वो माना जाएगा एज दोनों एड्रेस, जो आपके ओवरसीज एड्रेस और इंडियन एड्रेस की बात कर रहे हैं। हम्म। पासपोर्ट कंपलसरी है, सो बिकॉज यूर एन एनआरआई, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब खाली एक चैलेंज जो मुझे ऐसे लग रहा है वो ये है कि ये इन पर्सन वेरिफिकेशन, जो हमारे जो सी फेरर जो क्लाइंट्स है, जो एनआरआईज हैं, हम्म। उनके हम केवाईसी तो हम मैन्युअली करना पड़ता है हमें, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स हमें भेजते हैं और हम उसे सीवीएल की वेबसाइट वगैरह पे अपलोड करते हैं आफ्टर डूइंग द इन पर्सन वेरिफिकेशन। हम्म। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वीडियो केवाईसी के जरिए आप कर सकते हैं, लेकिन एनआरआईज आई एम नॉट श्योर कि आपका वीडियो केवाईसी से हो पाएगा। मैंने अपने ऑपरेशन टीम से पूछी थी तो हम्म। उन्होंने यही कहा था कि एनआरआई के जो हमारे क्लाइंट्स हैं हम उन्हें मैन्युअली करें, क्योंकि वीडियो केवाईसी से नहीं हो रहा है। हम्म। तो जो मेरी समझ है वो ये है कि इन्हें जो भी फंड हाउस में इन्वेस्ट करना है, जैसे इन्होंने कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम शॉर्टलिस्ट की है, उन फंड हाउस के साथ उनके ऑफिस में या तो जाके हम्म। उन्हें अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा और फोलियोस खोलना होगा। एक बार हम्म। सी केवाईसी हो जाएगा तब ये दूसरी फंड हाउसेज में भी इन्वेस्ट कर पाएंगे। हम्म। और जो और लालिमा जी का सवाल था, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और फिर चेंज हो गया है स्टेटस, तो सो वेल, सुकन्या समृद्धि स्कीम में एनआरआईज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सो दैट इज अ हम्म। वेरी क्लियर गाइडलाइन, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो ये जो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे वो तो डेफिनेटली बंद हो जाएगा। हम्म। और जहाँ पे इन्होंने अकाउंट अपना सुकन्या समृद्धि का चालू किया है वहां पे पहले इन्फॉर्म करें कि हम्म। आपका स्टेटस चेंज हो गया है। हम्म। और फर्दर लाइन ऑफ एक्शन उसमें आपको तुरंत या तो रिडीम करना होगा या पैसे जितने जमा है वो वहीं रहेंगे। ये आप जहां से आपने इन्वेस्टमेंट किया वहां पे इन्फॉर्म करेंगे तो आपको तुरंत बता देंगे इसके आगे का प्रोसेस क्या है, बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट वो हम्म। डेफिनेटली नहीं कर सकते। ओके, अगला सवाल मैं लूंगी हर्षदीप जी का और मैं ये सवाल आपके साथ यहाँ पर बाकियों के लिए भी शेयर कर देती हूँ ताकि सब पढ़ सके। दो फंड में अगर स्पेशली अब हम जब पैसिव फंड्स की बात कर रहे हैं, इंडेक्स फंड की, जब दोनों का टोटल एक्सपेंस रेशियो टीईआर उसी को कहते हैं सेम है, लेकिन एयूएम में अगर फर्क हो तो किस फंड में निवेश करना चाहिए? सो वेल, ये वाला जो केस है ना ये बहुत ही स्पेसिफिक टू लार्ज कैप इंडेक्स फंड है। तो हम्म। ये निफ्टी को ट्रैक कर रहे हैं दोनों। हम्म। और ये सही है कि दोनों डायरेक्ट प्लान के जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.1% है। हम्म। लेकिन अगर हम मोतीलाल ओसवाल का एयूएम देखें वो करीबन 70 करोड़ का है और हम्म। आईसीआईसीआई करीबन 1500 करोड़ के आसपास का है। हम्म। तो क्योंकि ये लार्ज कैप इंडेक्स है तो नेचुरली जिसका एयूएम ज्यादा है उसकी तरफ जाएंगे। सो इन दिस केस आईसीआईसीआई निफ्टी फंड में जाना चाहिए इन्हें। वाइसो, लेकिन मतलब दोनों इंडेक्स फंड है, लार्ज कैप है, तो एयूएम का फर्क क्या पड़ेगा? सो वेल, जितना लार्ज कैप में बता रहा हूँ, अगर ये स्मॉल कैप होता तो शायद व्यू अलग होता। हम्म। क्योंकि ये लार्ज कैप है, लार्ज कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन इज रियली रियली ह्यूज। मतलब हम्म। जो हम 200 लाख करोड़ का बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन देख रहे हैं हम्म। उसका करीबन 70% इज ओनली लार्ज कैप। जो टॉप 100 कंपनीज मेकअप अराउंड दी 70% ऑफ मार्केट कैप। हम्म। उसमें अगर आप ये 70 करोड़ वाली अगर स्कीम ले रहे हैं तो उसमें आपको इनिशियली ट्रैकिंग एरर बहुत ज्यादा मिलेगा, बिकॉज द स्कीम एयूएम इज वेरी लो।
तो और यही चीज में अगर आप 1500 करोड़ का ले रहे हैं तो ऑब्वियसली द कंफर्ट मार्जिन फॉर दोस योर फ्रैक्शनल शेयर्स, वो सब में मार्जिन ज्यादा मिल जाती है, तो ट्रैकिंग एरर आपका थोड़ा कम होगा ना दिस जंक्शन। और ऐसा नहीं है कि आप कोई बहुत ही छोटे फंड हाउस का स्कीम ले रहे हैं, आईसीआईसीआई इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फंड हाउसेस और एयूएम भी सेम है। सो इन दोनों के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर कि आप आईसीआईसीआई ले लें बिना सोचे समझे। ओके, नोटेड। चलिए, यहाँ पर इंडेक्स फंड में भी एयूएम का फर्क पड़ता है, ये मेरे लिए खुद एक नई चीज है। अगला सवाल ले लेते हैं, अब हम किसका लें सवाल? राहुल जी का सवाल लेते हैं। राहुल जी का सवाल मोटे तौर पर ये है, लेकिन मैं फिर भी जो उन्होंने मेल लिखा था मैं वो पढ़ के बताना चाहूंगी बाकियों के लिए भी। राहुल कौशल जी जानना चाहते हैं कि उन्होंने एग्जाम्पल दे के सवाल पूछा है कि कोई एक फंड है जो बीते कुछ सालों से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, उसकी रेटिंग भी कम होती जा रही थी और कोई उसको रेकमेंड भी नहीं करता है। अब ये जो बुल रन आया है, बाजार की तेजी है, अब इसमें ये ठीक ठाक मॉडेस्ट रिटर्न दे रहा है, तो अगर मैं अभी भी इसको रिडीम करता हूँ तो लॉस ही दिखेगा अगर मैं इन्फ्लेशन ऐड कर दूँ तो। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यहाँ पर जो एग्जिट स्ट्रैटेजी है फंड की वो क्या होनी चाहिए? तो वेल स्वाति, जब पहले मार्केट जब अच्छा कर रहा था या बुरा कर रहा था, ये फंड का जो परफॉर्मेंस था वो लगातार इन्होंने बताया खराब था। अब फंड की रेटिंग डाउन हुई जा रही थी, लेकिन कौन उसे रेट करा था वो देखना जरूरी है। दिस जंक्शन हम रेटिंग एजेंसी पे नहीं जाते, लेकिन ये मानते हैं कि फंड अच्छा नहीं कर रहा था। और अच्छा क्यों, क्या किस बेसिस पे नहीं कर रहा था वो? या तो अपने बेंचमार्क से बुरा कर रहा था, अपनी कैटेगरी एवरेज से भी बुरा रिटर्न दे रहा था, और या अपने वो टॉप के 5-10 लिस्ट में आता ही नहीं था। तो ये क्यों हो रहा था वो समझने की जरूरत है। वो इसके लिए होगा क्योंकि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट कॉल किए थे वो शायद गलत लिए थे। वो जो कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे वो कॉल उनके सही नहीं गए। अब जब बुल रन आया है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बाकी सब चीजें चली हैं, तो हर कोई कंपनी के स्टॉक्स चले ऑन एन एवरेज, तो इनका पोर्टफोलियो अभी मॉडरेट प्लस में आया, ये उन्होंने कहा। लेकिन अब ये बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और मैं दूसरी स्कीम में अगर इन्वेस्ट करता हूँ तो दूसरी स्कीम की एनएवी बढ़ी हुई है, तो मुझे फायदा नहीं मिल रहा। और आपको ये समझना है कि आज अगर ये फंड के इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में आज भी अगर ताकत नहीं है, दम नहीं है कि आगे जाते हुए और अच्छा रिटर्न देगी, तो आप उसमें रह के करेंगे क्या? ऐसा नहीं है कि आप उसमें बने रहेंगे तो अपने आप ही सब कुछ अच्छा होने वाला, वो नहीं होने वाला। अगर ये आज आपको मौका मिला है कि आप प्रॉफिट में निकल पा रहे हैं, इनफैक्ट आपका जब अंडर परफॉर्मेंस था आप उसी समय निकल जाना चाहिए था। हम हमेशा देखते हैं कि हमारे कॉस्ट के नीचे होता है तो हम बेचना नहीं चाहते, हमें देखते हैं कहीं भी मेरा कॉस्ट आ जाए। अगर आप उस समय स्विच किए होते तो शायद आपको अच्छी स्कीम में ही पहले शिफ्ट हो गए होते। तो ये एक बहुत अच्छा लेसन है जो बाकी सबको भी समझना चाहिए कि अगर कोई स्कीम अगर साथ ही 2 मिनट मिलेगा, मैं इसे एक एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा कि प्लीज प्लीज टेक योर टाइम। सो ये मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें एक लॉस अवर्जन होता है। हमारे पास 2 स्कीम है, एक बहुत अच्छा रिटर्न दे रही, मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसकी वैल्यू 1,10,000 हो गई है, और मैंने दूसरा इन्वेस्टमेंट किया है 1 लाख रुपए का जिसकी वैल्यू 90,000 हो गई है। अब मुझे पैसों की जरूरत है, तो मैं कौन सी स्कीम बेचूंगा? अक्सर हमने देखा है कि इन्वेस्टर क्या करेगा, 1 लाख की जो स्कीम है जिसका 1,10,000 हो गया वो बेच देगा और 90,000 की रखेगा, ये देखते हुए कि मुझे लॉस बुक नहीं करना है, और जब वो 1 लाख रुपए आएगा मेरा कॉस्ट निकलेगा तब मैं निकलूंगा उससे। तो ये एक एक्चुअली रिवर्स साइकोलॉजी है। आपको क्या करना चाहिए था कि आपने एक जीतने एक आप एक अस्तबल के मालिक हैं, आपके पास रेस होर्सेज हैं, 2 घोड़े हैं आपके पास। एक है जो आप रेस जीते जा रहा है आपके लिए, और एक है जो थोड़ा बूढ़ा हो गया और रेस नहीं जीत रहा। आपको एक घोड़ा बेचना है, कौन सा बेचेंगे? जो नहीं काम कर रहा है। और इन्वेस्टमेंट के लिए हम उल्टी फिलोसफी लगाते हैं, हम जो प्रॉफिट हो रहा है वो बेच देते हैं और लॉस मेकिंग हमारे रख लेते हैं। तो जो प्रॉफिट कर रहा है आप उसे क्यों बेचेंगे? वो तो आपके लिए कमा के दे रहा है। तो इसी तरह जब लॉस हो रहा था आपको कट करना बहुत जरूरी है। आपको समझना है कि अभी आगे काम नहीं आने वाला, मैं इसमें से निकल के दूसरी विनिंग स्ट्रैटेजी अपनाता हूँ। तो मेरा कहना यह है कि आज भी अगर इसमें ताकत नहीं है, दम नहीं है, तो आप इसमें से निकलिए और एक दूसरी स्कीम में जाइए जो आज भी प्रॉमिसिंग लग रही है, भले एनएवी बड़ा हुआ हो तो क्या हुआ। और उन्हीं के सवाल का दूसरा हिस्सा था जहाँ लिखा था क्या एक, मुझे लगता है उसका मायना ये था, आई मे बी रॉन्ग इन अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने लिखा था कि कैन वी स्विच अ म्यूचुअल फंड टू अनदर फंड हाउस। मतलब वो ये बोल रहे हैं कि मैं किसी अगर एक्स फंड हाउस की स्मॉल कैप में अभी निवेश कर रहा हूँ तो क्या मैं उसे वाई फंड हाउस के स्मॉल कैप में स्विच कर सकता हूँ? दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग।
ये तो खैर क्वेश्चन ये ऐसा एकदम नहीं हो सकता है, एकदम नहीं नहीं स्विचिंग नहीं होगी, आप बंद कीजिए यहाँ और दूसरे में निवेश कीजिए, या स्विचिंग एकदम नहीं हो सकता। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर मुझे अक्षय कुमार जी का उन्होंने पूछा हुआ है, हाउ टू चेक ट्रैकिंग एरर ऑफ माय इन्वेस्टेड म्यूचुअल फंड्स। ट्रैकिंग एरर अमूमन इसको इंडेक्स फंड के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, और उनकी फैक्ट शीट में ये हर महीने जो आती है फंड हाउस की, उसमें साफ साफ मेंशन किया रहता है कि क्या है करेक्ट। ट्रैकिंग एरर, तो आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। कोई और तरीका उसको चेक करने का? नहीं, जब मिल रहा है आपको बनाया हुआ तो आप तो आप उससे क्यों अपना और अलग से कुछ कैलकुलेट करने की नहीं कोशिश कर करेंगे, सकते। आपको दिया जा रहा है वो चीज फंड हाउस की तरफ से। ठीक है, अगला सवाल है प्रतीक कुमार जी का। इनका सवाल ये है, मैं पढ़ देती हूँ कि हाउ इज बाइंग म्यूचुअल फंड फ्रॉम क्वाइन ज़ीरोधा के थ्रू जो लेते हैं is different from buying it directly from the fund house, as both of them have direct growth plan, but one goes into demat and other doesn't. How does this affect and invest? Why is there is difference? साथ ही क्वाइन में बताते हैं कि HDFC इंडेक्स में अगर निवेश करना है तो मिनिमम अमाउंट शुड बी 5,000 रुपीज, लेकिन अगर बाकी ऐप पे जाते हैं तो आपको मिनिमम अमाउंट जो है वो 500 रुपए दिखाता है। तो क्वाइन में जब आप निवेश, क्वाइन के जरिए जब आप निवेश करते हैं तो वो डीमैट के जरिए ही होगा। दिस इज डिफरेंट देन द नॉर्मल वे ऑफ इन्वेस्टिंग, हर्ष। यस, सो इनफैक्ट आपको ध्यान होगा साथ ही कई महीने पहले हमने इस पे बात की थी कि जब आप कोई एक ऐप के थ्रू कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से डेबिट कौन कर रहा है। आपको ये ध्यान होगा, हमने कॉन्वर्सेशन किया था कि आपके अकाउंट से पैसे ले कौन रहा है। ग्रो ले रहा है, जैसे आपने ग्रो या जीरोदा के थ्रू अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने एसआईपी रजिस्टर की है, तो एसआईपी जब आपने रजिस्टर की है तो अगर आपने कोई इंटरमीडियरी के थ्रू की है, जैसे कॉइन जिसका ये सवाल कर रहे हैं, तो आपके अकाउंट से जीरोदा डेबिट करता है और वो एक पूल अकाउंट की तरह काम करता है और फिर वो फंड हाउस को पैसे फॉरवर्ड करता है। लेकिन आई थिंक क्वाइन के थ्रू जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अब जैसे स्टॉक लेते हैं ना, वैसा इन्वेस्टमेंट होता है। दिस इज नॉट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल एज इन द रेगुलर वे ऑफ इन्वेस्टिंग, आई वुड से। करेक्ट। सो इसी में जो इंटरमीडियरी है उनके अकाउंट में वो डेबिट करते हैं पैसे और वो फंड हाउस को फॉरवर्ड करते हैं जो आपको यूनिट अलॉट करते हैं। करेक्ट। और जब आप डायरेक्टली फंड हाउस से कर रहे हैं तो फंड हाउस आपके अकाउंट से डायरेक्टली डेबिट कर रहा है। तो दैट इज वन डिफरेंस जो हमने पहले भी बात की थी कि अगर जब एक केस हुआ था, आपने बताया था कि डेबिट तो हो गया लेकिन यूनिट अलॉट नहीं हुए, तो पैसे पड़े थे जो इंटरमीडियरी के अकाउंट में रह गए थे। तो वो एक कंफ्यूजन हो गया था इसके बीच में। अब दूसरी बात है, जब आप एक प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म अपनी इंटरनल गाइडलाइंस के हिसाब से आपको एक मिनिमम अमाउंट का थ्रेशोल्ड बढ़ा सकता है। वो कहते हैं कि अगर आप ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो 500 के बेसिस पे हम नहीं कर, मे भी उनको टेक्नोलॉजिकली वो पोसाता नहीं है, इट इज नॉट फीजिबल फॉर आई देम लव टू दैट वर्ड, पोसाता नहीं। so it is not feasible, बहुत टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट होता है। तो इनफैक्ट डायरेक्ट प्लान्स का जो भी ऑफरिंग्स हैं वो क्रॉस सेलिंग मॉडल पे ही डिपेंडेंट है कि कहीं ना कहीं, बिकॉज इफ दे आर ऑफरिंग डायरेक्ट प्लान, उनको कोई अर्निंग्स है नहीं उस पे, तो ऑब्वियसली दे हैव टू डिपेंड अपॉन द क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ पे डीमैट अकाउंट जब आप खुलवा रखे हैं वहां पे उनको एनुअल चार्जेस देते हैं आप उसमें, तो दे विल डेफिनेटली एंड एंड दे हैव दैट काइंड ऑफ अ सिस्टम जिसमें डीमैट में अलॉट होते हैं आपको। जब आप डायरेक्टली फंड हाउस से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप डीमैट अकाउंट डिटेल्स ही नहीं दे रहे उनको, तो आपको एक स्टेटमेंट के रूप में होता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक ही है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई सर्टिफिकेट आता है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक है और आपको एक स्टेटमेंट मेल पे आ जाता है। तो ये बेटर है कि आप कोशिश करें कि आपके इन्वेस्टमेंट्स जो है वो नॉन डीमैट फॉर्म में हो। तो लिक्विडिटी स्विचिंग, आप अगर मूव करते हैं, अपना ब्रोकर कभी चेंज करना चाहते हैं, तो ऑल दैट बिकम्स मच मोर इजियर जब आपके नॉन डीमैट में है। आप अगर फंड हाउस को फोन करके बोलते हैं मुझे सिंस इंसेप्शन स्टेटमेंट चाहिए, मुझे पूरा स्टेटमेंट मेरे हाथ में चाहिए, तो डीमैट में होता तो दे नहीं पाते क्योंकि वो डेटा आपके डीपी से मिलेगा आपको, ना कि आपको म्यूचुअल फंड से। तो इट इज मच बेटर टू हैव इट इन नॉन डीमैट। ओके। सौरभ वाधवान जी का सवाल है, उम्र 38 ईयर्स है, 24,000 प्रीमियम LIC का ये दे रहे हैं, आय पर मंथ 24,000 फॉर 15 पॉलिसीज, and each policy will mature from 51 years of age to 61 years of age. सब में से शायद 10-10 लाख रुपए मिलेंगे। नीड सजेशन ऑन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, 5,000 पर मंथ, इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। सौरभ वाधवान जी, पहले तो आई एम स्पीचलेस। 15 पॉलिसीज LIC की, 24,000 रिटर्न क्या होगा, आप
कैलकुलेट अगर कर पाए, आप हर्ष बता पाएंगे बेहतर आपको, लेकिन सलाह चाहिए आपकी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। हर्ष आप बताएं। सो ये एक बहुत ही कॉमन सेल्स पिच है इंश्योरेंस कंपनीज की। आपको हर साल, जैसे पेंशन बोलते हैं कि आपको हर साल एक एक पॉलिसी मैच्योर होगी और 10 साल तक आपको हर साल पैसे आएंगे, 51 टू 61 इयर्स ऑफ एज। और जो अनुमान लगा है कि हर साल मेच्योरिटी पे 10 लाख रुपए मिलेंगे, वो एक अजम्पशन है, वो एक इट्स नॉट गारंटीड। इन्होंने लिखा भी है अप्रोक्स मैच्योर। या सो ये एक अज्यूम किया जाता है पर्टिकुलर बोनस रेट, जो हो नहीं हो इन्हें चेक करना होगा कि जो इन्हें अश्योर किया गया तो वो आज भी बोनस मिल रहा है कि नहीं। तो वो डेफिनेटली उन्हें पता चल सकता है। वो एलआईसी में लॉगिन का अपना क्रिएट भी करेंगे तो उन्हें अक्रूड बोनस, अभी तक का जितना बोनस अक्रूड है वो डिटेल्स मिल जाती है। और एलआईसी में भी अगर आप पॉलिसी स्टेटस लेते हैं तो आपको अक्रूड बोनस साथ में आता है कि आज तक कितना हुआ है। बट इन एनी केस दिस इज अ साइकोलॉजी ऑफ लॉ, द लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। वो आपको बोलेंगे कि आप 15 साल बाद आपको हर साल का 5 लाख रुपया मिलेगा और 51 से 61 तक मिलते रहेगा, लाइफ कवर भी है, तो ऐसा करके जो बताया जाता है। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर एक पॉलिसी आपकी 51 ईयर्स की उम्र में मेच्योर होने वाली है और उसमें से आपको मान लीजिए 5 लाख जो भी अमाउंट आएगा, क्या उससे आपके खर्चे निकल जाएंगे? नहीं होने वाला वो। एंड वो एक ही पॉलिसी मेच्योर होने वाली है, हर साल एक ही पॉलिसी मेच्योर होगी, आपको मेच्योरिटी के लिए उसे प्रोसेस करना, आई थिंक इट्स टू पेनफुल, नॉट वर्थ द एफर्ट। मतलब जितना आपको रिटर्न मिलता है कोई भी कन्वेंशनल इंश्योरेंस पॉलिसी से। हाँ, और अभी 38 की एज में शायद आपको वो 10 लाख रुपए बड़ी बड़ी रकम दिख रही है या लग रही है, लेकिन वो आज से 20 साल के बाद, आज मेरा कैलकुलेटर पुणे में छूट गया है तो मेरे पास है नहीं कि मैं बता सकूं कि क्या वैल्यू रहेगी। इट विल बी लाइक आपके अगर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं उसके हिसाब से तो बड़ी ही मुश्किल में फंस सकते हैं, जितना मुझे ऐसा लगता है। सो ऑब्वियसली ये इतना होने ही नहीं वाला। मतलब एक 10 लाख भी आया तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, तो वो भी तो एक बहुत ही प्रोजेक्टेड फिगर्स ही बताए गए हैं ना। अगर 10 लाख नहीं आया तो और भी कम हो जाएगा। सो इन एनी केस मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली पॉलिसी सरेंडर कर देता, और मुझे जो 24,000 हर महीने के बच जाते हैं, जो अभी प्रीमियम के रूप में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं 24,000 प्लस ये 5,000 रुपए अगर मैं म्यूचुअल फंड में करूं तो शायद मेरा जो पोर्टफोलियो बनेगा वो मच बेटर क्वालिटी का बन सकता है और मेरे रिटायरमेंट में एक्चुअली काम भी आए। सो मेरा सुझाव तो ये रहेगा कि ये पूरा पैसा यहाँ करें। एक इन्हें दिक्कत जरूर आएगी जो बाकी सब व्यूअर्स को भी आएगी, जब आप पॉलिसी सरेंडर करने जाते हैं तो जितना हमने पैसा भरा है उतना भी नहीं मिलता हमें। अगर हम बीच में सरेंडर करें तो हमारे प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं मिलता। तो हर वक्त ये रहता है कि मैं अभी लॉस कर रहा हूँ, मेरा बुक हो जाएगा लॉस, इससे अच्छा मैं कंटिन्यू करूँ। तो आई विल नॉट सजेस्ट दैट। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आज जो आप सरेंडर करेंगे, जो आपको लॉस होगा मान लीजिए, लेकिन एक लमसम आपके हाथ में आता है, वो पैसे प्लस आगे के 24,000 आप अगर जमा करें तो जितना लॉस आपको अभी हो रहा है उससे ज्यादा आप कमा सकते हैं अगले 20 साल में। तो ये टफ डिसीजन है लेकिन आपको लेना होगा। आज तक अगर आपने गलती की है, इसका ये मतलब नहीं कि अगले 20 साल भी आप उसे कंटिन्यू करेंगे। उस गलती को निभाने की जरूरत नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल हैं, उसके जवाब क्विकली अगर मिल सके कुणाल गोयल जी का, कि अगर एसआईपी जो चल रही है उसकी रकम बढ़ाने का तरीका क्या है? उसी फोलियो के अंदर नई एसआईपी शुरू कर देना उसी फंड में, इज दैट द ओनली वे? नहीं, तो आप एक दो तरीके हैं, एक है एग्जिस्टिंग एसआईपी बंद करके इंक्रीज एसआईपी के अमाउंट से एक ही एसआईपी कर लें, और दूसरा है कि आप एक और, जैसे आपने कहा कि आपकी एग्जिस्टिंग मान लीजिए 5,000 की चल रही है, आपको 8,000 करनी है तो 3,000 की और बढ़ा लें। तो उसमें दो अलग अलग डेबिट होगा। तो आप या तो दो अलग डेट्स पे करना चाहें तो वो एक मौका मिलता है आपको। अगर आप दो अलग डेट नहीं चाहें तो 5,000 की बंद करें और एक नई 8,000 की शुरू करें। ओके, अभिषेक गुप्ता जी का सवाल है कि किसी भी स्कीम के एयूएम, दैट्स एसेट अंडर मैनेजमेंट, और टीईआर, टोटल एक्सपेंस रेशियो के बीच का रिश्ता क्या है? ये सो सेबी के रेगुलेशंस आए हैं जो कहते हैं कि आपको अगर एयूएम आपकी स्कीम का बढ़ते जाता है तो आपको अपना टीईआर जो अप्रूव्ड है, जो मैक्सिमम लिमिट है, वो धीरे धीरे कम होती रहती है। तो उसका एक पर्टिकुलर चार्ट दिया गया है कि फर्स्ट 500 करोड़ में कितना होगा, वो मुझे अपफ्रंट याद नहीं है, लेकिन इसका प्रोसेस है लैडर अप की तरह है कि आप जैसे एयूएम बढ़ते रहेगा, एक स्लैब्स दिए हुए हैं, और आप जो टीईआर स्कीम में चार्ज करते हैं वो कम होते रहता है। तो यही खाली एक रिलेशनशिप है, जो इनवर्स रिलेशनशिप है, एयूएम बढ़ेगा टीईआर घटेगा। तो मैं ये काम करूंगी कि मैं वो सेबी का रेगुलेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी चीजों के साथ दे दूंगी ताकि आप उसे पढ़ सकें। इनफैक्ट मेरे मोबाइल पे है तो मैं आपको, वो है मेरे मोबाइल पे, मैं तो आपको आप मुझे भेज दूंगा फॉरवर्ड वो। भी कर देंगे तो बेहतर होगा।
हाँ जी। अगला सवाल मैं लेती हूँ राज जी का। सवाल ये रहा उनका, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज और एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी में कितने सालों से, ये मुझे नहीं दिख रहा, नीचे 3 साल से एसआईपी चल रही है। क्या हाइब्रिड स्कीम में निवेश बंद करके दूसरी स्कीम में निवेश करूं, क्यों ठीक, और 2000 रुपए एक्स्ट्रा और निवेश करने हैं, वो कहाँ किस फंड में करने चाहिए? सो वेल, स्कीम में चेंजेस करने की मुझे कोई जरूरत नहीं लग रही है। ये बात सही है कि एचडीएफसी के जो परफॉर्मेंस था वो काफी अंडर परफॉर्मिंग था अंटिल सम टाइम, लेकिन लास्ट 1 ईयर हमने देखा तो उन्होंने पूरा कवर अप कर लिया, जो अंडर परफॉर्मेंस था वो भी कवर अप कर लिया है। एंड एचडीएफसी इज अ वेरी गुड फंड हाउस इन टर्म्स ऑफ फंड मैनेजमेंट टीम ऑल्सो। तो अभी कोई भी चेंजेस करने की अभी जरूरत नहीं है। इट हैज स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरी वेल, उन्होंने कवर अप कर लिया है। और जो एडिशनली 2000 रुपए वो बोल रहे थे उन्हें इन्वेस्ट करने हैं, तो उन्होंने वो एक्चुअली टाइम होराइजन बताया नहीं है। सो आई डोंट नो कि किस तरीके का टाइम होराइजन या गोल को वो फुलफिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर हम समझें, अगर यही उनका प्रोफाइल है जो आज उन्होंने बताया है, तो ये एग्जिस्टिंग जो इनकी हाइब्रिड इक्विटी फंड है एचडीएफसी की, उसमें बढ़ा लें। अभी उनमें उसका उनका एसआईपी 2000 रुपए का कुछ चल रहा है इसमें, तो इसी को 4000 की कर लें। ओके। अगला सवाल जो है वो अनिल जी का है। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। जानना चाहते थे कि जब निवेश करना है और अलग अलग सेक्टर्स के 5-6 स्टॉक्स से पोर्टफोलियो बनाए अपना, या फिर म्यूचुअल फंड में 2-3 थीमेटिक फंड में निवेश कर। इस बात एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज हम एक स्टडी एक्चुअली कर रहे हैं कि ये देखते हुए कि अगर एक किसी इंसान का, किसी इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो क्या हम सिर्फ थीमेटिक फंड से भी बना सकते हैं कि नहीं। हम जो डाइवर्सिफाइड फंड की बातें कर रहे हैं, डाइवर्सिफाइड फंड में 5 या 6 सेक्टर्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करते हैं। हम कह रहे हैं कि हम वो 3-4 सेक्टर्स में ही हम एक पोर्टफोलियो क्या बना सकते हैं, तो उसमें आईटी, फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग। हाँ, अगर ये 4 और 5 सेक्टर्स में हम एलोकेट कर दें तो क्या ये लॉन्ग टर्म में अच्छा देता है कि नहीं रिटर्न। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन स्ट्रेटेजी जो बुरा नहीं है, लेकिन कोई वैलिडेशन अभी मेरे पास है नहीं। बट इन एनी केस इनका सवाल क्या था, इनका सवाल ये है कि क्या ये वो सेक्टर के स्टॉक्स खुद ही खरीद लें या एक सेक्टर फंड में इन्वेस्ट करें। तो देखिए, अगर आप स्टॉक खरीदने जाते हैं तो आपकी लिमिटेशन क्या होगी कि मान लीजिए आप एक 50,000 रुपए हर महीने का इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप कितनी कंपनियों के शेयर खरीद पाएंगे और कितने क्वांटिटी में खरीद पाएंगे। आप इतना नहीं डाइवर्सिफाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 50,000 रुपया कोई फंड में डालते हैं, तो आप अगर 15,000 की 2 स्कीम और एक 20,000 की स्कीम में डालते हैं, तो भी आपको एक पूरा बास्केट ऑफ स्टॉक्स मिल जाएगा, जिसमें आप ईच सेक्टर के 15 कंपनी, 20 कंपनी, 25 कंपनीज होंगी। तो आपका डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटर हो जाएगा एंड रियल मीनिंगफुली आप उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। इंडिविजुअली इन्वेस्ट करने स्टॉक्स में हमेशा ये चैलेंज है कि जब तक आपके पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं हो, आपको मीनिंगफुल क्वांटिटी के शेयर्स मिलेंगे ही नहीं। फिर आप 2-2, 3-3 शेयर कोई कंपनी खरीद के कोई मतलब है नहीं, क्वाइट ऑनेस्टली। लेकिन ये भी तो कर सकते हैं कि अगर ये हर महीने आज से कुछ जितना वक्त ये, अगर मान लीजिए कि 10,000 या 15,000 रुपए हर महीने निवेश करना है, तो उसमें से वो शॉर्ट लिस्ट करें और अगले कुछ सालों तक या कई सालों तक एक एक 2-2 स्टॉक्स जोड़ते रहें पोर्टफोलियो में। हाँ, लेकिन कितनी क्वांटिटी आएगी। मान लीजिए आप 2,000 रुपए का कोई शेयर खरीदने जा रहे हैं और आपको 10,000 ही इन्वेस्ट करना है, तो आपको हर महीने के 5 शेयर आएंगे एक कंपनी के, और वो भी आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है एक ही कंपनी में से। अगर वो कंपनी अच्छा नहीं की तो, और यही चीज 10,000 रुपए आप आईटी फंड में डालते हैं, तो आपको अचानक ऑटोमेटिकली आपको 25 कंपनियां उसमें मिल जाती हैं। so दैट इज दैट कंसंट्रेशन। और अगर एक ही कंपनी में आपने 5 शेयर लिया, वही कंपनी बहुत अच्छी चल गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो डूब गई तो दिक्कत हो जाए। राम कुमार जी का सवाल है पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ, जरा गौर से सुन लीजिएगा। मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप, पराग पारिक, मेरा एसेट टैक्स सेवर, एक्सिस मिड कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, एबीएसएल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, वांट टू ऐड 5,000 और सब में 3-3, 4-1 वैसे निवेश किया हुआ है, 1000 की बात करें। करेक्ट। इनमें से किस में इंक्रीज किया जाए, या तो इंक्रीज करें किसी फंड में या फिर कोई नया फंड जोड़े। ऑलरेडी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऑलरेडी फंड है पोर्टफोलियो में। नया फंड तो डेफिनेटली ऐड करने का कोई स्कोप ही नहीं है। इनके पास लार्ज कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, टैक्स सेवर हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप सब हो गया, सब है।
हाँ, तो नया तो कोई भी, और जो भी स्कीम्स मैंने सुनी पर जो कैटेगरी की, सारी अच्छी स्कीम्स हैं। तो इन्होंने कम से कम ये काम ठीक किया है कि हर कैटेगरी की बेस्ट स्कीम्स उठाई हैं, सो वो कोई दिक्कत नहीं है इनके पास। अब मेरे ख्याल से एग्जिस्टिंग स्कीम में ही जोड़े तो बेटर होगा, और उसमें भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी विल बी मच बेटर एट दिस जंक्शन। कि आप, क्योंकि वैल्यूएशन का जो डिफरेंशिएशन है कि भाई लार्ज कैप इतना नहीं चला, अभी ये बातें होने लग गई कि लार्ज कैप विल बी द नेक्स्ट सेगमेंट टू इन्वेस्ट इनटू। और कई बोल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड हो गए। तो अगर हम ये सारे पैरामीटर्स हटा दें, सिंपल है कि फंड मैनेजर को डिस्क्रिप्शन दे दें कि भाई आपको जो ठीक लगता है आपकी रिसर्च के हिसाब से आपको जहां एलोकेट करना कर लीजिए। सो आई थिंक फ्लेक्सी कैप इज अ मच बेटर ऑप्शन एट दिस जंक्शन। ओके, तो फ्लेक्सी कैप में पढ़ाइए। धर्मेश माधव जी का सवाल है, 50,000 रुपए की एसआईपी शुरू करनी है, उम्र 35 साल है, क्विकली एक पोर्टफोलियो अगर बना के दे सकते हैं तो। मैं अस्यूम कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए है। सो जो अभी हमने सवाल का जवाब दिया था ना, ये जिनका पोर्टफोलियो 7 स्कीम्स बताई थी, उन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड भी था, डेट भी एलोकेट कर रखा है। सो आई थिंक आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप एंड एक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, इनमें अपने पैसे डिवाइड करके इन्वेस्ट कर दें। तो लार्ज कैप कैटेगरी में आप 30% एलोकेट कर लें, फ्लेक्सी कैप में 30% कर सकते हैं, तो आपका 60 हो गया। आप अनदर 30% आप एक मिड कैप में कर लें, और बाकी का 10% जो है वो डेट फंड में कर लें। और लार्ज कैप कैटेगरी 30%, तो उनका हो जाएगा 15,000 रुपए। तो एक एक्टिव मैनेज फंड और एक पैसिव। तो एक इंडेक्स फंड हो गया जो आप आईसीआईसीआई सेंसेक्स प्लान ले सकते हैं। एक्टिव में आप एक्सिस ब्लू चिप ले लें। जो आपको फ्लेक्सी कैप मैंने 30% बताया, उसमें पराग पारिक एक हो गया, और एक कोटक फ्लेक्सी कैप आप ले सकते हैं, या एसबीआई का फोकस्ड फंड ले सकते हैं। दैट इज अनदर गुड स्ट्रेटेजी इन द फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। मिड कैप में आप पैसिव एक्टिव दोनों स्ट्रेटेजी में डिवाइड कर लें। सो एक्टिव में आपके पास डीएफसी मिड कैप एक अच्छा ऑप्शन है, और पैसिव में निप्पॉन निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड हो गया। और कॉर्पोरेट बॉन्ड में एचडीएफसी कॉर्पोरेट बॉन्ड ले सकते हैं। सो आई थिंक हो गया इनका पोर्टफोलियो पूरा 50,000 का तैयार। देखिए बिना फी लिए। गंभीर सिंह कुशवाहा का सवाल है, मैम डेट फंड में AAA रेटेड कैसे चेक करते हैं, किस पेपर में कहाँ मिलेगा? सब कुछ आपको किसी भी फंड की फैक्ट शीट, आप किसी भी फंड हाउस की वेबसाइट पे जाएंगे, अमूमन उनका एक डाउनलोड करके टैब होता है, उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ फैक्ट शीट मंथ वाइज मिलती है। कहीं कहीं आपको डेट या मंथ डालना होता है, ईयर किस महीने की चाहिए। आप जब उसको खोलेंगे तो उनका जो पोर्टफोलियो आएगा उसमें लिखा रहता है कि जो पेपर्स उन्होंने जहां जहां निवेश किए हैं वो कौन सी, उनकी रेटिंग क्या है। आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं, राइट हर्ष? यस ऑफ कोर्स, फैक्ट शीट इज द सिंपलेस्ट डॉक्यूमेंट, और उसमें इनफैक्ट वो आपको परसेंटेज एलोकेशन भी बता देंगे कि इनका ट्रिपल ए में कितना, अगर डबल ए में है तो कितना है, A1 बॉन्ड्स हैं, आपके सॉवरेन कितने हैं। तो आई थिंक दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, लेकिन वो चेंज होते रहता है अनलेस द मैंडेट इज वेरी क्लियर। या यू हैव टू कीप चेकिंग इट, ऐसा नहीं कि एक बार देख लिया तो वो पूरे साल वैसा ही रहेगा, ये बात का ख्याल रखिएगा। चलिए टाइम बहुत ज्यादा हो गया, यहीं पे खत्म करते हैं आज का, ठीक है? ये शो एज इन सेशन। थैंक यू सो मच। जाने के पहले मैं सबको बता दूं कि हर्ष की जो कंपनी है रूटा सिक्योरिटीज, ये आपकी मदद कर सकते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, इन्वेस्ट करवाने में, इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़ी हुई चीजें अगर आप इनके जरिए करना चाहते हैं तो इन तक पहुंचने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक फी जरूर लगती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि कम से कम फी में अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। सो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच हर्ष। थैंक यू। और हर्ष यहाँ बाय बाय कर रहे हैं, और उसके बाद निकल एग्जिट ही कर रहा हूँ। चलिए सी यू, बाय बाय बाय, गुड नाइट। और ठीक है, और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा हर्ष से कनेक्ट करने का लिंक। दूसरी चीज आपको मेरा इंस्टा आईडी मिल जाएगा जहां पर हम कुछ कुछ चीजें डालते रहते हैं, कुछ पर्सनल, कुछ जुड़ी हुई अपने काम की। तीसरा आपको मिल जाएगा टाइम स्टैम्प, क्योंकि क्वेश्चंस हम 12, 15, 20 कई दफा लेते हैं, तो आपका सवाल कब आया, कहाँ आया, वो वहां तक पहुंचने के लिए आप क्विकली वहां जॉब कर सकते हैं, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप वहां सवाल भेज सकते हैं अपने। और इतना ही, और ज्यादा कुछ तो नहीं होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दैट विल बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुनाइट। और याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी
and be well.